हाय गाइस, ये Vivo X Fold 5 का बॉक्स है। पहले ओपन करते हैं। बाकी Vivo के एक्सपेंसिव फोन्स की तरह भाई काफी कुछ मिलता है बॉक्स में। पहले फोन तो मैं यहाँ रखता हूँ, एक्सेसरीज दिखाता हूँ। ये जो चार्जर है ये 80 वॉट का है और इस बार गाइस A to C केबल मिलती है। और इस वाले बॉक्स में मैं आपको दिखाता हूँ क्या मिलता है। एक मिलता है काफी अच्छी क्वालिटी का केस। अच्छी क्वालिटी का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक डेडिकेटेड एरिया मिलता है जो कि फोल्डिंग फोन की हिंज को प्रोटेक्ट करेगा और एक लेदर जैसी फिनिश है। बाकी इस एरिया में जो है डॉक्यूमेंटेशन और सिम इजेक्टर मिलता है। और अब फोन की बात करें तो मैं आपको डिजाइन दिखाता हूँ यार। तो गाइज ये है Vivo X Fold 5। यहाँ से डिस्प्ले थोड़ी सी कर्व हो रही है एंड गाइज फोन पतला बहुत लग रहा है। तो गाइज इस फोन को टेस्ट करने के बाद एक चीज क्लियर है कि बाकी Vivo फोन्स की तरह इसका भी कैमरा बहुत सही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फोन में जो है बड़ी बैटरी मिलती है और कुछ मल्टीटास्किंग के फीचर्स मेरे को बहुत सही लगे हैं, जिनके बारे में आज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो गाइस डिजाइन से स्टार्ट करते हैं भाई, क्योंकि इस फोन का डिजाइन पतला कर दिया है। इस वजह से एक फोल्डिंग फोन होने के बाद भी ना इसकी इन हैंड फीलिंग एक नॉर्मल फोन की तरह लग रही है। ऊपर से गाइस Vivo ने जो है ना इसके एजेस भी बहुत स्मूथ कर दी है, तो इस वजह से कंफर्टेबल भी है होल्ड करने में। और आपने Vivo की X200 सीरीज का बैक पैनल और कैमरा मॉड्यूल देखा है, और अब इस X Fold 5 को देखो, बहुत हद तक सिमिलर डिजाइन लैंग्वेज कर दी है। तो लाइक अच्छी आइडेंटिटी क्रिएट करने में हेल्प करता है। मेरे हिसाब से Vivo का फोकस था कि इस साल अपने फोल्ड को जो है एक नॉर्मल फोन की फीलिंग देने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि इन्होंने करा भी, क्योंकि अब 217 ग्राम वेट हो गया इस फोन का। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे इंप्रेसिव इस फोन के डिजाइन में इसकी IP रेटिंग लगी है। मतलब ये फोन जो है IP58 और 59 रेटिंग सपोर्ट करता है। और गाइस एक फोल्डिंग फोन के हिसाब से ये बहुत अच्छी IP रेटिंग बोली जाएगी यार। मतलब वाटर डैमेज की टेंशन तो काफी कमी हो गई ना। और आपको एक बात बताता हूँ, ये जो फोल्डिंग डिस्प्लेस होती है ना फोन्स के अंदर, तो अगर इन पर हम प्रेशर लगा दे या फिर बहुत ही ज्यादा नेल चुभ जाए इस पे, ऐसी सिचुएशन में डिस्प्ले डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अब Vivo का क्लेम है कि इन्होंने इस डिस्प्ले की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाई है 30% से इन सब चीजों को लेके। और इस फोन की जो कवर डिस्प्ले है, Vivo ने इसमें खुद का ग्लास डाला है, 2nd जनरेशन आर्मर ग्लास यूज करा है, जो कि Vivo के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो बेसिक चीज है जैसे कि स्पीकर्स या फिर हैप्टिक्स, वो मुझे ठीक लगे। और इस बार इस फोन के पावर बटन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, सही काम कर रहा है। और गाइस शायद आपको पता भी होगा कि जो फोल्डिंग फोन्स होते हैं इनके अंदर ये हिंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर साल देखना कोई भी ब्रांड जो है एक अपडेटेड फोल्डिंग फोन लेकर आता है ना, तो उसकी हिंज जरूर स्ट्रॉन्ग करता है। तो भाई Vivo ने भी इस फोन की हिंज को जो है थोड़ा बेटर किया है। मेरे हिसाब से अब हिंज जो है बहुत स्मूथ भी है और अलग अलग एंगल्स पे ना होल्ड भी कर पा रहा है। और गाइस सिर्फ हिंज नहीं भाई, डिस्प्ले की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एक फोल्डिंग फोन के अंदर। एंड आई थिंक Vivo ने जो इस फोन के साथ डिस्प्ले क्वालिटी भी इंप्रूव करी है। जैसे कि मैंने बताया था कि कवर डिस्प्ले जो है अब एक नॉर्मल फोन की तरह काफी हद तक लगने लगी है। 6.53 इंचेस का स्क्रीन साइज है। और इनर डिस्प्ले की बात करूं तो वो तो बहुत ही बड़ी डिस्प्ले है यार, 8.03 इंचेस की। और कूल बात पता है क्या है, जो कवर डिस्प्ले है वो 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है। और इनर डिस्प्ले की बात करूं यार, वो तो 2 के रेजोल्यूशन है। तो रेजोल्यूशन में तो बहुत अच्छा काम किया है। बाकी स्पेक्स इनर और आउटर डिस्प्ले की ऑलमोस्ट सेम है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, LTPO पैनल है, डॉल्बी विजन और HDR10+ का सपोर्ट भी मिलता है। और दोनों ही डिस्प्ले जो है 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। एंड ऑब्वियसली मैंने उसको टेस्ट करा है नेटफ्लिक्स पे, एंड आई थिंक 4500 निट्स के हिसाब से जो है आउटपुट बहुत सही रहता है। मतलब जब भी हम HDR कंटेंट देखते हो काफी ब्राइट रहता है। और गाइस अगर मैं आउटडोर विजिबिलिटी की बात करूं तो डायरेक्ट सनलाइट में मैं आउटर और इनर डिस्प्ले चेक कर रहा था कि कितनी ब्राइट है। अब यहाँ पर विजिबल तो है डिस्प्ले, लेकिन और ज्यादा ब्राइट होती तो काफी सही रहता। बट अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं कि मेरे को सबसे इंप्रेसिव इस फोन में क्या लगा है, तो वो तो सिंपली मैं इंजीनियरिंग बोलूंगा। मतलब यार इस फोन को पतला भी करा है और काफी हल्का ही मैं बोलूंगा यार फोल्डिंग फोन के हिसाब से इस फोन को। स्टिल इस फोन के अंदर Vivo ने 6000 mAh की बैटरी डाली है। भाई ये बहुत ही वेलकम चेंज है। एक फोल्डिंग फोन में ऑब्वियसली अगर ज्यादा बड़ी बैटरी रहेगी तो फायदा तो रहेगा प्रोडक्टिविटी के अंदर। और गाइस जो 80 वॉट की वायर चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है ना, वो भी फोल्डिंग फोन के हिसाब से काफी फास्ट ही बोला जाएगा। इनफैक्ट Vivo जो है 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी जो सपोर्ट दे रहा है वो भी अच्छा ही बोला जाएगा। बट हाँ, Vivo के खुद के वायरलेस चार्जर से ही होगा। और लास्ट 5 वोट पे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी ये फोन सपोर्ट करता तो है। सिंपल सी बात है, ये सारे जो है अच्छे फीचर्स बोले जाएंगे। और इस फोन के सॉफ्टवेयर की भी बात करूं ना, तो Vivo तो जो है 4+5 ईयर्स की अपडेट पॉलिसी इस फोन के साथ प्रॉमिस कर रहा है। इन जनरल बताऊं तो FunTouch OS मिलता है इस फोन के अंदर, जो कि Android 15 पे बेस्ड है। बट गाइस सीधा अब मैं आपको जो हूँ सॉफ्टवेयर में सबसे कूल चीज दिखाऊंगा, जो कि इनकी मल्टीटास्किंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अभी जो मल्टीटास्किंग आप देख रहे हो ना, Vivo इसको वर्क बेंच बोलता है। और आपने नोटिस किया एक टाइम पे यहाँ पर 5 एप्स एक साथ चल रही है। और पर्सनली मेरे को इंप्रेसिव ये लगा यहाँ पर कि एक टैप में बहुत ही स्मूथ एनिमेशन आती है और एप्स स्विच हो जाती है। और एक स्मूथनेस के साथ काफी फास्ट काम भी कर रहा है। तो बेसिकली मल्टीटास्किंग जो है बहुत सुपर भी बोली जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो भाई Vivo ने बहुत सही यूज लिया
गाइस इतनी बड़ी स्पेस का जो कि इस इनर डिस्प्ले में मिलती है। अब एक और चीज बताता हूँ, इस फोन के लेफ्ट साइड में ना ये एक नया बटन दिया है, शॉर्टकट बटन, और इसकी फंक्शनैलिटी बड़ी सिंपल सी है। अगर मैं इसको होल्ड करूंगा तो रिंग और साइलेंट पे तो हो जाएगा फोन, बट सेम टाइम पे मैं सॉफ्टवेयर में जाके इस बटन को कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी डबल क्लिक पर टॉर्च सेट कर रखा है। तो अच्छी बात है ना कि हमें सॉफ्टवेयर में फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, अपने हिसाब से हम जो है इस बटन का यूज ले सकते हैं। और एआई फीचर्स भी मिलते हैं, मतलब कॉल के लिए एक एआई असिस्टेंट है जहां पर हम अपनी कॉल्स को ट्रांसक्राइब और समराइज करा सकते हैं। और बाकी भी जो एआई फीचर्स होते हैं ना, जैसे कि गैलरी के अंदर एआई एक्सपेंशन मिलता है, इसकी हेल्प से हम फोटो में कंटेंट और बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट फोटो में किसी भी सब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करके उसको रीलोकेट भी कर सकते हैं या फिर रिमूव भी कर सकते हैं, और साथ के साथ रिफ्लेक्शन रिमूवर तो मिलता ही है। अब क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी के लिए फोन है, मतलब मैंने जैसे कि आपको मल्टीटास्किंग का वो फीचर दिखाया है, कितना अच्छा काम कर रहा है। एक और चीज मेरे को प्रोडक्टिविटी में बहुत सही लगी, इस फोन में ना एक ऐप मिलती है जहां पर हम अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। इसका नाम डॉक्यू मास्टर है और इसकी बहुत सही फंक्शनैलिटी है यार। मतलब अगर मैंने पीडीएफ ओपन करी है तो उस पीडीएफ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड फाइल के अंदर, और सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ पर हम अलग अलग फॉर्मेट में, चाहे फिर वो पीपीटी क्यों ना हो, उन सब में हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फाइल को। तो आई थिंक ये फीचर जो है लोगों के लिए काफी यूजफुल रह सकता है। बाकी फ्रंट टच ओएस की बात करूं तो आई थिंक यार ये अच्छा ही काम करती है। मतलब एंड्रॉइड 15 के बाद सारे फोन काफी स्मूथ हो गए हैं और इस फोन में ज्यादा प्री इंस्टॉल एप्स भी नहीं मिलती। और हम देख चुके हैं कि वीवो जो है अपनी अपडेट फ्रीक्वेंसी को लेके काफी सही रहता है, काफी फास्ट अपडेट आते हैं। तो सिमिलरली आप लोगों के साथ अब मैं थोड़ी परफॉर्मेंस को डिस्कस करता हूँ। इस फोन में ना वीवो ने स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 यूज करा है, जो कि पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर था। और मेरे पास जो वेरिएंट है उसमें 16 GB रैम मिलती है जो कि LPDDR5X है, और 512 GB स्टोरेज है जो कि UFS 4.1 है। अब लास्ट ईयर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 हम देख चुके थे, यहाँ पर सिमिलर स्कोर्स मिलते हैं Antutu और Geekbench के अंदर। अब सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि भाई नो डाउट प्रोडक्टिविटी इस फोन के अंदर बहुत अच्छी हो जाती है, मल्टीटास्किंग भी काफी सही होती है, स्मूथ भी है और काफी सारी एप्स एक साथ चल जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे बस टेस्ट करना था कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 एग्जैक्टली में कितना केपेबल है। जो मैंने वर्कबेंच फीचर दिखाया था जहां पर 5 एप्स चल सकती है, यहां पर मैंने जो है एक जेंशन इंपैक्ट लॉन्च कर दी जो कि बहुत हैवी गेम है। फिर दूसरा भी मैंने बहुत हैवी गेम एक विदरिंग वेव्स नाम का लॉन्च कर दिया, और बाकी 3 नॉर्मल एप्स चला दी। अब ऑब्वियसली यहाँ पर हमें कोई फुल फ्रेम रेट्स नहीं मिलेंगे, बट अब देखना इन दोनों गेम्स के बीच में मैं कितने स्मूथली स्विच कर पा रहा हूँ। और जो बाकी 3 एप्स भी है वो भी बहुत सही काम कर रही है। अब क्योंकि इस फोन ने 2 बड़े बड़े हेवी गेम्स एक साथ चला दिए, जो कि बहुत एक्सट्रीम और अनरियलिस्टिक टेस्ट ही मैं बोलूंगा, बट हाँ इससे पता लगता है कि परफॉर्मेंस जो है सही है। अब वैसे गेमिंग की बात करूँ तो मैंने विदरिंग वेव्स और जेंशन इंपैक्ट खेला था इस फोन के अंदर। अभी जो बड़े वाली 8 इंचेस डिस्प्ले है, यहाँ पर 45 के अराउंड FPS मिलते हैं, बट अगर यही गेम मैं कवर डिस्प्ले पे खेलूं तो वहां पर 60 FPS मिल जाते हैं। और मेरा कंसर्न बस यही था कि फोन पतला करा है तो हीटिंग इश्यूज ना हो और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ, तो आई थिंक परफॉर्मेंस जो है सॉर्टेड लग रही है। और गाइस अब कैमरे की बात करूं तो वो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है इस फोन का। आई मीन जब से वीवो ने जायस के साथ कोलैबोरेट किया है ना, फोटोज की क्वालिटी जो है एवरी ईयर बढ़ती गई है। और स्पॉइलर अलर्ट, इस फोन का कैमरा भी बहुत अच्छा है, मतलब 50+50+50 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है, और इनमें से जो पेरिस्कोप और मेन लेंस है ना वो तो बहुत ही अच्छे कैमरे सेंसर बोले जाएंगे। और अब मेन कैमरे की फोटोज देखो। अब इन फोटोज को अच्छा हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इन फोटोज को अगर हम बहुत ज्यादा जूम भी करते हैं तब भी डिटेल्स प्रिजर्व रहती है, और इन फोटोज में जो कलर्स है वो थोड़े से सैचुरेटेड रहते हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। बट गाइस वीवो जो है ना मल्टीपल ऑप्शंस देता है भाई अपनी कैमरा ऐप के अंदर। तो यहाँ पर कलर्स का भी ऑप्शन है कि अगर रियलिस्टिक कलर चाहिए तो यहाँ पर हम जायस की कलर स्कीम भी पिक कर सकते हैं जो कि रियलिस्टिक रहती है। एक और कलर प्रोफाइल है टेक्सचर नाम की, एंड आई थिंक गाइस ये बहुत अच्छा काम करता है जब भी हम कोई क्लोजअप फोटो खींचते हैं या फिर जब प्रोडक्ट शूट करते हैं, क्योंकि ये जो कलर प्रोफाइल है एक्सपोजर थोड़ा सा डाउन कर देती है, हल्के से वार्म कलर होते हैं, एंड आई थिंक जो डिटेल है, जो टेक्सचर्स है वो बहुत अच्छे से फिर रिटेन कर पाता है। और इतने सारे वीवो के फोन टेस्ट करने के बाद भाई एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि वीवो ने अपनी HDR की परफॉर्मेंस तो लाइक बहुत अच्छी कर दी है, कभी भी मिस नहीं होता HDR। और ऑब्वियसली ह्यूमन शॉट्स तो अच्छे आते ही है इस फोन के अंदर, बट मैं स्पेसिफिकली पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि जब हम पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर करते हैं ना तो वो इस फोन के 3x पेरिस्कोप लेंस से कैप्चर होती है। और ये जो पर्टिकुलर कैमरा है मेरे हिसाब से डिटेल जो है बहुत ही अच्छे से लेकर आता है। आई मीन इन पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर आप आईज में डिटेल देखो या फिर हेयर में देखो या फिर स्किन पे डिटेल देखो, हर जगह पे जो है एक अच्छी खासी डिटेल मिल रही है। इनफैक्ट स्किन टोन भी अच्छी रहती है, और यहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर हमें रियलिस्टिक कलर चाहिए या फिर अलग कलर्स चाहिए
तो वो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। और पोर्ट्रेट फोटोज की बात हो रही है तो भाई यहाँ पर ब्लर भी बहुत प्रोफेशनल रहता है और जो कटआउट है वो भी बहुत एक्यूरेट रहता है। और क्योंकि जायस की कोलैबोरेशन है तो जायस स्टाइल पोर्ट्रेट्स तो मिलते ही है जहां पर बहुत ही अलग अलग तरीके का ब्लर मिल जाता है। मैं तो सीधा बोलूंगा भाई एक्सीलेंट पोर्ट्रेट मोड है भाई, फोल्डिंग फोन के हिसाब से जज करूं तो। और जो पेरिस्कोप लेंस है इसमें ऑब्वियसली 3x पे तो बहुत अच्छी जूमिंग फोटोज आ जाती है, बट 10x पे भी ये काफी अच्छे रिजल्ट्स ला रहा है। और इस पेरिस्कोप लेंस का ना मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस जो है काफी कम है, तो हम मैक्रो फोटोज भी खींच पा रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी लगी मेरे को। और जो अल्ट्रा वाइड लेंस है इस फोन के अंदर वो भी बहुत शार्प है, यहाँ पर भी अच्छी खासी डिटेल मिलती है और यहाँ पर भी HDR बहुत अच्छा काम करता है। और सेल्फीज की मैं बात करूं तो भाई वो फोल्डिंग फोन्स में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब अगर मैं कवर डिस्प्ले में दिखाऊं तो यहाँ पर एक 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इनर डिस्प्ले के अंदर देखोगे कॉर्नर में तो यहाँ पर भी 20 मेगापिक्सल का एक और फ्रंट कैमरा है। अब इनर डिस्प्ले वाला फ्रंट कैमरा जो है वीडियो कॉल्स के लिए ठीक रहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आती सेल्फी के अंदर। और जो कवर डिस्प्ले वाला फ्रंट कैमरा हो तो फिर भी लाइक ओके परफॉर्म कर रहा है। बट कम ऑन गाइस, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि हम मेन कैमरे से भी सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं, तो लाइक उसी से ही कैप्चर करने में ज्यादा फायदा रहता है। और गाइस वीडियो की बात करूं तो 4K 60 FPS हम सारे लेंसेज से शूट कर सकते हैं। और हाँ भाई लेंस भी स्विच हो जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे। और अगर मैं 4K फुटेज दिखाऊं तो यहाँ पर कलर बहुत अच्छे रहते हैं, मेरे हिसाब से डिटेल भी अच्छी है वीडियो के अंदर, HDR भी अच्छा काम कर रहा है। और अगर लेंस में स्विच करता हूं तो लाइक मिनिमल कलर डिफरेंस है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेबलाइजेशन तो भाई वीडियो में अच्छी आ रही है। तो कैमरा इतना टेस्ट करने के बाद मैं तो सिंपल सी बात बोलूंगा फैंटास्टिक कैमरा है भाई फोल्डिंग फोन के हिसाब से। और गाइस अब प्राइस की बात करूं तो 1.5 लाख इस फोन का प्राइस रहेगा और जो सेल डेट है वो 30 जुलाई से स्टार्ट होगी। तो ये जो Vivo X Fold 5 है मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनको बहुत ही अच्छा कैमरा चाहिए एक फोल्डिंग फोन के अंदर। और अगर आप पावर यूजर भी हो जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग करता है तब भी ये फोन सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 6000 mAh बैटरी जो है लाइक एक हाईलाइटिंग पॉइंट रह सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको अट्रैक्टिव लग रही है तो आप 100% इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। ये था मेरा ओपिनियन Vivo X Fold 5 के बारे में। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी ब्रीफ रखते हैं। वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।